नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि नई नई कहानी, निबंध, उपन्यास जो भी मैं डालूँगा वीडियो, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो मैं आज कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे, वो कानों में कंगना। वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट JRF, इन सभी में ये कहानियाँ लगी हुई हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और ये कहानी कई बार इस कहानी से क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। इसीलिए इस कहानी को आप बड़ी बारीकी से देखिए, और जो मैंने नोट्स बनाए वो हाथों द्वारा है, इसीलिए इस पर हर एक केंद्र बिंदु को दर्शाया गया है। चलो दोस्त, हम चलते हैं कहानी पे। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 को शाहाबाद, बिहार में हुआ था दोस्तों। ठीक है, सूर्यपुरा नामक स्थान पर जमींदार परिवार में हुआ था। कहाँ पे? जमींदार परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, राधिका रमन प्रसाद सिंह जब 12 वर्ष के थे तभी आपके पिताजी, मतलब इनके पिताजी श्री राजेश्वरी सिंह प्यारे की मृत्यु हो गई। शिक्षा में इनका जो रहा, आरंभिक शिक्षा घर पर ही रही। 1907 ईस्वी में आरा जिला स्कूल से इंस्टेंट, 1909 से 1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज और कलकत्ता से FA 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA इतिहास किया है दोस्तों। सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। किससे विभूषित किया? और 1920 में कब करा? 1920 में। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर उन्होंने CIE की उपाधि भी मिली। किसकी? CIE की उपाधि भी मिली। इनको दोस्तों कौन कौन सा सम्मान मिला, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी के ही संरक्षण में प्रकाशित होती रही। 23 जनवरी 1969 को मगध विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानजनक डॉक्टरेट की उपाधि दी। 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से तथा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन 1970 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया। इनका निधन जो हुआ 24 मार्च 1971 को हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कानों में कंगना। कानों में कंगना की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ इसके महत्वपूर्ण पात्रों की हम बात करेंगे, जिस पे हम जाके आगे कथासार भी हम पढ़ेंगे। तो इनमें किरण जो है वो कहानी की नायिका, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है दोस्तों। ठीक है, नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा था, उन जगमग आंखों को देखा, बात एक थी। ठीक है ना, मतलब कि उस आकाश के तारों को देखा था, उन्हीं की तुलना के। किरण आदर्शवादी नारी है। कैसी नारी है? आदर्शवादी दिखाया गया। अब हम आते हैं योगेश्वर नरेंद्र का गुरु है। ठीक है, और नरेंद्र का गुरु है और किरण के पिता है। बाबा नरेंद्र का पिता है। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र किरण का पति, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है। किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गवा बैठता, मतलब अपने सारे जुआ में उड़ा देता है दोस्तों। जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी है। किन्नरी, इसमें खलनायिका का रोल दिखाया गया है। किन्नरी, इससे नरेंद्र प्यार करता है, मतलब ये खलनायिका है। और मोहन नरेंद्र का पहचान वाला है, जिससे मिलने के बाद ही उन्होंने किन्नरी से मिला था। ठीक है दोस्तों, अब कहानी के कुछ और केंद्र बिंदु की बात करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। हिंदू पत्रिका में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कौन कहानी? ये कानों में कंगना। किसमें? हिंदू पत्रिका में। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। ये आत्मकथानक कहानी है। ठीक है दोस्तों,
केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह, फिर किन्नरी से सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता से एहसास होने की कहानी है। ठीक है दोस्तों, पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बोध कराकर आदर्श की स्थापना करना है। इसमें 2 शहरों का वर्णन है दोस्तों। 2 शहर कौन सा है? एक मुरादाबाद के शहर और ऋषिकेश का वर्णन किया गया। ठीक है, एक में शब्द है भौरी, वनों के फूल का भोलापन कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब कहानी की मूल पाठ पे आते हैं जो घटनाक्रम के अनुसार आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, किरण के कानों में क्या था? कानों में कंगना। कंगना किसमें होता? हाथों में पहनने के लिए होता, कलाई पे पहनने के लिए कंगना होता, लेकिन वो कहाँ पर रख रखा? कानों में। ये उनके बालपन का स्थिति दिखाया जाता है। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको लिख लेना, नोट भी कर लेना, याद भी कर लो। आगे की लाइन, वन से फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे, मेघों की धारा से बढ़े, चटुल दृष्टि से इन्हें नहीं जग दियो, इन्हें छूती नहीं यह सरल सुंदर सौर में जीवन, जब जीवित रहे तब चारों ओर अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। मतलब कि प्रकृति का कितना अच्छा वर्णन किया। मैंने ऊपर ही बता दिया था दोस्तों कि किसका वर्णन करा है, नायिका का वर्णन की तुलना जो करा है दोस्तों, किसका करा है? नायिका का जो वर्णन है कि सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। अब उदाहरण देखो कैसा उदाहरण देते हैं। जब माखन चुराने वाले ने गोपी से सर के मटके को तोड़कर उसके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां के अंचल के कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय को धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्ले रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किस अरूप बालिका की तरह कि यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। कितनी अच्छी लाइन है, इसको भी नोट कर लो दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। किरण कभी आम की टिकोली से आंचल भर लाती है। क्या लाती है? इसमें आम की टिकोली भी वो लाती है, इसका भी वर्णन है। कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती है। किसकी माला बनाती है? मौलसिरी। पूछ सकता है किसकी माला बनाती है? मौलसिरी के। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था चाल से कुचाल जाने में हाथों के कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतना शक्ति है। गोपियों के स्पंदन स्वप्न से भी नहीं झलकता था कि बांस की बांसुरी के में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। कितनी उदाहरण दे रहा है ये। अब आगे आता हूँ दोस्तों। लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका जिससे देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। अब उसका ये है, ये तीनों का उदाहरण इसमें। अब ऐसा वन नहीं जहाँ कृष्ण गोकुल के उत्तर दो, घड़ी वंशी के ढेर दे, ऐसे कुटीर जिनके दर्शन से रामचंद्र का अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मांध एक ही भी धर्म की शिक्षा दे। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नारी अरूप सुंदर नारी, ऋषिकेश का वर्णन है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। कौन? योगेश्वर। योगेश्वर के चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक में? ब्रह्मलोक की अनंत शांति की लिपटी थी
और वह बालिका स्वर्ण की एक रश्मि उतारकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। अब आगे दोस्तों देखते हैं। योगेश्वर के यहाँ जाकर धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो, पिताजी की आज्ञा थी। वही योगेश्वर और बाबा के लड़कपन बचपन के साथी थे। कौन? योगेश्वर जो था बाबा और लड़कपन के दोनों बचपन के साथी थे। और बाबा कहता है उसकी किससे? नरेंद्र से, जाओ वह सारी किताबें वहाँ के योगेश्वर के यहाँ पढ़ने के लिए जाता है। घटना में लिखा है अगर उस दिन के सुबह की पूर्ण आहुति थी। दूसरा, बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण ने के लिए 2 कनक कंगन आचार्यों के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, बस कंगन को किन्नर उठा ले। नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। योगेश्वर जो है नरेंद्र से उसकी किरण की शादी कर देता और कहता मैं चल रहा हूँ, तुम दोनों साथ। हम दोनों भी चुपचाप चल पड़े। किरण मेरे कंधों पर थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे। साल 2 साल मुरादाबाद में कटे। कितने साल? 2 साल। मोहन के यहाँ नाच देखने का, वहीं किन्नरी से आंखें मिली और मिली क्या दे लीन हो गई। 5 महीने तक कट गए, नशा नहीं उतरा। किसका? किन्नरी का नशा। बनारसी साड़ी दिया, पारसी जैकेट दिया, मोती का हार दिया, कटनी कर्णफूल दिया। किरण हेमंत की मालती बनी थी। मतलब ये चारों चीज आप नोट कर लीजिएगा जो जो उसको दिया गया है दोस्तों। किरण में दिन में किरण और रात में किन्नरी, गले में यही जीवन चल रहा था। किसका? नरेंद्र का। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था और श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली थी। जब वो सब गहना किन्नरी पर लुटा देता है तो उसका वर्णन है। दुष्यंत की अंगूठी पहचान ली गई। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती थे। आंखें पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाई खुली भी तो उसी समय जब जीवन के केवल अंधकार ही रह गया था। कंकरी जल में जाकर कोई अस्थायी विवरण नहीं फोड़ सकती। क्षण भर का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन वो इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें समझ गई, आंखों पर से पट्टी खुल गई, लेकिन हाई खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। कितनी अच्छी लाइन है दोस्तों। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि किस प्रकार से कानों में कंगना के माध्यम से उस समय की प्रकृति के द्वारा उस किरण का चित्रण दिखाया गया है। और उसके बाद के जो मतलब कि इसमें 2 ऐसे पात्रों का वर्णन करा गया है, एक तो किरण का और एक नरेंद्र का, जो महत्वपूर्ण है। मैं इसको उस कथा सार के रूप में बताता हूँ। कानों में कंगना, ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पात्र है जो है किरण, योगेश्वर, बाबा, नरेंद्र, जूही, मोहन, किन्नरी और मोहन। ठीक है दोस्तों। इसमें किरण मतलब कि नरेंद्र जो है, नरेंद्र जाता कहाँ है? योगेश्वर के पास ना शिक्षा ग्रहण कर जाता है। कौन भेजता है? बाबा। बाबा और योगेश्वर क्या थे? दोनों बचपन के दोस्त हैं। नरेंद्र वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तब देखता है कि वहाँ पे शिक्षा की सारी चीज़ें पढ़ लेता है, लेकिन जब चलने लगता है योगेश्वर तो समझ लेता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में वो क्या करते हैं, इन दोनों को वहाँ पे रहने देता है, शादी कर देता है। किसकी? नरेंद्र और किरण की। और दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों शादी करके आगे बढ़ते हैं। 2 साल तो उनके अच्छे गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन 2 साल बाद उनके लाइफ में मोहन आता है। मोहन के बाद क्या होता है, वो किन्नरी से उसकी नैन में मिल जाती है और इससे क्या होता है कि वो सारी धन दौलत किस पे लुटा देता है? किन्नरी पर लुटा देता है, जिससे कि वो, और अंत में क्या होता है कि किरण की मृत्यु हो जाती है और वो फिर कुछ बचता ही नहीं है। नरेंद्र भी हताश रहता है कि अब कुछ है नहीं। यही है कहानी का सार दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ कमेंट बॉक्स में धन्यवाद ज़रूर लिखिएगा।